मेरा नाम कंचन है। मैं गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा 18 साल का देवर हर रात डॉक्टर का कोट पहनकर अपने कमरे में चला जाता और खुद को कमरे के अंदर बंद कर लिया करता था और कहता कि मरीज चेक करने जा रहा हूँ। लेकिन हमारे घर में तो कोई मरीज था ही नहीं और वह कोई काम भी नहीं करता था और ना ही उसे पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट था। यहाँ तक कि वह स्कूल भी नहीं जाता था, सिर्फ 5वीं क्लास तक ही पढ़ा था और उसमें भी फेल हो गया था। मुझे अपने देवर की दिमागी हालत पर शक होने लगा था, लेकिन वह तो सुबह होते ही हजारों रुपए मेरी सास के हाथ में लाकर दे दिया करता था। मैं बहुत हैरान हुई थी। एक रात मैं यह सब जानने के लिए उसके कमरे में छुप गई थी। जैसे ही मेरा देवर डॉक्टर का कोट पहनकर आया, तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। जब से मेरी शादी हुई थी, मेरे पति की दूसरे शहर में नौकरी लग गई थी। वह ज्यादातर घर से बाहर ही रहते थे। कभी कभार आ जाया करते थे, लेकिन मेरी शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। मेरे ससुराल में मेरे पति के अलावा उनकी माँ और एक छोटा भाई था। उनका छोटा भाई 18 साल का हो गया था, लेकिन अभी तक मेरी सास ने उसकी शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया था। वह छोटा था, इसलिए मेरी सास अपने छोटे बेटे से बहुत ज्यादा प्यार किया करती थी। वह कुछ भी करता, उसको रोक टोक नहीं करती थी। मेरी ससुराल का घर किराए पर था और मेरे पति की सैलरी भी बहुत कम थी, इसलिए वह दूसरे शहर में नौकरी के लिए शिफ्ट हो गए थे। मेरी ससुराल के हालात बहुत ज्यादा कमजोर थे और ऊपर से हर महीने किराए की टेंशन रहती थी। मेरा देवर सारा सारा दिन घर से बाहर भी नहीं निकलता था, बस मोबाइल में ही लगा रहता था और मेरी सास उसे कुछ नहीं कहती थी। मैं, माँ जी और मेरा देवर, हम तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे, मगर आज मेरा देवर कुछ उदास लग रहा था। वह बार बार अपने मोबाइल में टाइम देखे जा रहा था और जल्दी जल्दी खाना खा रहा था, जैसे उसके लिए कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी हो। रात के 9 बजते ही मेरे देवर ने अपना खाना अधूरा छोड़ दिया और उठकर जाने लगा, तो मेरी सास ने उसे आवाज देकर रोक लिया और पूछने लगी, आशु, तुमने यह खाना क्यों छोड़ दिया? और तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा, माँ, मैं मरीज को चेक करने जा रहा हूँ, 9 बज चुके हैं, अब मुझे जाना ही होगा। इतना कहकर मेरा देवर अपने कमरे में चला गया था। मेरी सास ने मेरी तरफ बड़ी अजीब नजरों से देखकर पूछा, यह आंसू क्या कह रहा था? मेरे तो समझ से बाहर है, कुछ भी समझ नहीं आया। मैं अपनी सास के कड़े तेवर देखकर डर गई और कहने लगी, माँ जी, मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता है। खैर, मेरी सास अपना खाना फिनिश करने में लग गई थी और कहने लगी, तुमने घर के दरवाजे को अंदर से अच्छे से लॉक कर लिया था ना? मैंने कहा, माँ जी, मैंने ठीक से लॉक लगा दिया था। मेरी सास ने सर हिला दिया था, क्योंकि जिस मोहल्ले में हम रहते थे, वहां पर बहुत ज्यादा चोरियां हो रही थीं। इसीलिए हम घर के दरवाजे को हमेशा अंदर से बंद ही रखते थे और छत के दरवाजे को भी हमेशा लॉक लगाकर रखते थे। और फिर हम 2 औरतें ही तो घर में रहते थे। मेरा देवर तो अभी छोटा था, हमारे घर में कोई बड़ा मर्द नहीं था, इसलिए हम शाम के 6 बजते ही घर के दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया करते थे। उसके बाद हमारे घर में किसी को आने जाने की परमिशन नहीं होती थी। आज भी ताला लगा हुआ था और आंसू कह रहा था कि वह मरीजों को देखने के लिए जा रहा है। बात तो अजीब ही लग रही थी, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। मगर हमने आंसू की बातों को सीरियस नहीं लिया था, क्योंकि इस बात का कोई मतलब नहीं बनता था। मैं और मेरी सास एक ही कमरे में सोया करते थे। मुझे अकेले अपने कमरे में डर लगता था, इसीलिए मैं अपनी सास को अपने साथ सुला लिया करती थी। मेरा देवर और मेरी सास का एक ही कमरा था। हमारे पूरे घर में 2 ही कमरे थे, एक मेरा और मेरे पति का और दूसरा मेरे देवर और मेरी सास का। सास मेरे कमरे में सोने लगी थी, तो मेरा देवर अपने कमरे में अकेला सोता था। मेरी सास शुगर पेशेंट थी, उनकी दवाई उनके कमरे में ही रखी हुई थी। मैं वहीं लेने के लिए अपने देवर के कमरे की तरफ चली गई थी और जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी, लेकिन मेरे देवर को तो दरवाजा बजाने की कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। मैं चली गई और अपनी सास से शिकायत करने लगी थी। मेरी सास कहने लगी कि चलो, आज मैं बिना दवाई खाए ही सो जाती हूँ, सुबह उठकर आंसू की खबर लूंगी। मुझे उम्मीद है कि वह आइंदा ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। मुझे अपने देवर पर बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं खामोशी से कमरे में आकर लेट गई थी। मेरी सास अपने बेटे की हर बात को इग्नोर किया करती थी। उन्होंने अपने बेटे को कुछ ज्यादा ही मुंह पर चढ़ाया हुआ था। बस मुझे हमेशा इसी बात का गुस्सा रहता था। मैं लेटते ही सो गई थी।
सुबह 6 बजे ही मेरी सास ने मुझे पूजा करने के लिए उठा दिया था। उसके बाद हम दोनों पूजा किए। फिर मैंने चाय बनाई और अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद मेरा देवर भी अपने कमरे से बाहर निकल आया था। उसको देखते ही मेरी सास के माथे पर बल पड़ने लगे थे। वो कहने लगी, ये तुम रात में इतनी अजीब अजीब सी बातें क्यों कर रहे थे? और तुम्हारी भाभी तुम्हारे कमरे में मेरी शुगर की दवाई लेने के लिए आई थी, तो तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? ये सब क्या है? तब मेरे देवर ने अपनी जीन्स की जेब में हाथ डाला और काफी सारे नोट निकालकर मेरी सास के हाथ में थमा दिए थे। मेरी सास कभी उन पैसों को देखती तो कभी आंसू का चेहरा देखने लगती और कहती, आंसू, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए हैं? आंसू कहने लगा, माँ, मैंने आपको रात बताया तो था कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए गया था। रात भर मेरी वहां पर ड्यूटी रही और फिर ये पैसे कमाकर लाया हूं। मेरी सास आंसू को घूर घूर कर देख रही थी। तभी मैं भी बोल पड़ी, आंसू, ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है? भला हमारे घर में मरीज कहाँ से आ गए? मेरे देवर को गुस्सा आ गया और कहने लगा, आपको क्या लगता है भाभी, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूं? आप लोगों को तो कभी मेरी बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मैं ये पैसे अपने फिजूल खर्च में उड़ाने के लिए नहीं, बल्कि घर की परेशानियां ही दूर करने के लिए आपको दे रहा हूं। क्या इतना ही काफी नहीं है, या और कुछ भी बताऊं? मेरा देवर जिस अंदाज में मुझसे बात कर रहा था, बड़ा ही अजीब लग रहा था। मैं जान गई थी कि वह यह सारी बातें मेरी सास को सुनना चाह रहा था। तभी मेरी सास ने वह पैसे अपने हाथ में ले लिए और उसके बाद मेरे देवर से कोई सवाल नहीं किया। मेरा देवर नाश्ता करने बैठ गया था और नाश्ता करने के बाद कहने लगा, मैं बहुत थक गया हूं, अब आराम करना चाहता हूं। आंशू के जाने के बाद मेरी सास मुझसे कहने लगी, कंचन, तुम्हारी यह ड्यूटी है कि तुम्हें अपने देवर पर कड़ी नजर रखनी है। आखिर यह सब क्या कर रहा है? तुम्हें मुझे सारी खबरें लाकर देनी है कि तुम्हारा देवर यह पैसे कहाँ से लाया है। मैं अपनी सास से वादा कर ली कि मैं ऐसा ही करूंगी। हमारे घर के हालात बहुत खराब हो रहे थे और इतने टाइम से मेरे पति ने पैसे भी नहीं भेजे थे। उनसे फोन पर बात करती और पैसों के बारे में कहती तो वह कहते, यहाँ पर मुझे सैलरी थोड़ी लेट मिलेगी। अब इन पैसों से हमारी हिम्मत बंद हो गई थी, क्योंकि मकान मालिक ने किराया मांग मांग कर हमारा दिमाग खराब कर दिया था। मेरी सास बताती है कि यह मकान उनका ही था, लेकिन काफी सालों पहले मेरे ससुर के मरने के बाद उनके इस मकान पर कब्जा कर लिया गया था। उसके बाद जब वह यहाँ आई तो उन्हें पता चला कि कब्जा करने वाला आदमी भी कोई और नहीं, बल्कि मेरे ससुर का भाई था, और वह ही अब इस घर का मकान मालिक है, जो हम लोगों को परेशान करता है। रिश्तेदार होने के बावजूद भी टाइम से पहले ही किराया मांगने आ जाता है। मेरी सास ने अपना मकान लेने के लिए अदालतों के चक्कर भी बहुत लगाए थे, लेकिन फिर मेरी सास ने सारा मामला हालात पर छोड़ दिया था और भगवान से प्रार्थना की थी कि एक दिन भगवान तू मेरे देवर को इतना ही परेशान करना जितना वह हमें कर रहा है। तब तक मेरे ससुराल वालों का गुजर बसर कैसे होना था, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही थी। इसलिए मेरे पति दूसरे शहर में नौकरी तलाश करने के लिए चले गए थे। उनकी माँ इस घर में अकेली रह जाती, इसलिए मेरी सास ने अपने बेटे की जल्द से जल्द शादी भी कर दी थी। मेरी सास को अपने देवर से बहुत उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी थीं। मेरी सास अपने देवर से कहती थी कि अपने मरे हुए भाई का ही ख्याल कर लो। मैं तुम्हारे भाई की विधवा हूं और यह मेरे दोनों बच्चे तुम्हारे मरे हुए भाई के बेटे हैं। इसका मतलब यह तुम्हारे भी बेटे हुए, लेकिन तुमने मकान हथियाने के चक्कर में सारे रिश्ते भुला दिए। मगर उनके देवर के कान पर तो जू तक नहीं रेंगती थी। मेरा देवर भी कोई काम नहीं करता था। मेरी सास को बस सारी उम्मीदें मेरे पति से ही थीं। वह अपने छोटे बेटे से किसी काम के लिए नहीं कहती थी। मेरे पति अपनी माँ के इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे, क्योंकि अभी उनका एक जवान भाई घर में मौजूद था। वो चाहे तो थोड़ा बहुत काम करके घर में कुछ पैसे दे सकता है। मेरे पति अपने भाई की इस हरकत से बहुत तंग आ गए थे और अपनी माँ से नाराज हो गए थे। यहाँ तक कि उन्होंने दूसरे शहर जाने के बाद अपनी माँ का फोन तक उठाना बंद कर दिया था। मेरा देवर मेरे पति से हमेशा जिद किया करता था कि उसे बाइक चाहिए। मेरे पति के हालात तो ऐसे नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने छोटे भाई की जिद की खातिर उन्होंने अपनी शादी पर आंशू को बाइक गिफ्ट कर दी थी। मेरा देवर बाइक लेकर सारा दिन घूमता रहता था, लेकिन अपने बड़े भाई के शहर जाने के बाद ही उसने घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वह कभी कभी ही बहुत जरूरी काम के लिए घर से बाहर निकलता था,
जब मेरे पति अपनी माँ का फोन नहीं उठाते तो मेरा देवर ही अपनी माँ को तसल्ली दिया करता था। माँ, आप फिक्र मत करो, भैया की जिम्मेदारियां मैं बांट लूंगा, आखिर मैं उनका भाई हूं। अभी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जब भी कुछ करूंगा इस घर की परेशानियां खत्म हो जाएंगी। आप फिक्र मत करो, जब मैं भैया को पैसे कमाकर दिखाऊंगा तो वो आप पर गुस्सा नहीं किया करेंगे और मुझसे भी प्यार करेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा देवर इतना हौसला दिखा सकता है। फिलहाल जो होना था वो हो चुका था। अब मेरे देवर ने जो मेरी सास को पैसे दिए थे, अब उसने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा देवर कुछ लेने के लिए घर से बाहर गया हुआ था, इसलिए उसके कमरे का दरवाजा भी खुल रहा था। मैंने कमरे में जाकर देखा तो हर चीज वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, क्योंकि मेरे देवर कमरे की सफाई भी नहीं किया करते थे। जैसी चीज मैं छोड़कर जाया करती थी, सामान इस तरह से ही रखा हुआ था। मेरे देवर के कमरे को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर मरीज भी आते होंगे और उनका चेकअप किया जाता होगा। मेरा देवर अभी तक घर पर वापस नहीं आया था, जबकि मैं उसके कमरे की तलाशी ले रही थी। मैंने एक एक चीज को अच्छी तरह से चेक किया था। मेरी सास का कमरा छोटा सा था और उसमें सामान भी बहुत मामूली सी थी, जिसमें मेरा देवर सोया करता था। लगभग 20 मिनट में मैं सारे कमरे को अच्छी तरह से चेक कर चुकी थी और मेरे हाथ मेरे देवर का राज भी लग चुका था कि वह यह पैसे कहाँ से लाया होगा। मैं जल्दी से बाहर आई और अपनी सास के पास बैठ गई और उनको चुपके से बताने लगी, माँ जी, मैंने आशु का कमरा छान मारा है। मुझे पता चल गया है कि आशु वह सारे पैसे कहाँ से लाया था। मेरी सास बड़ी हैरान हो गई थी और ये जानने के लिए एक्साइटेड थी। कहने लगी, हाँ हाँ, जल्दी बताओ क्या बात है। मैं कहने लगी, हमारी शादी पर जो साकेत ने आशु को बाइक गिफ्ट की थी, उसकी चाबी अपनी जगह पर नहीं है। मेरा देवर पहले से ही अपने दोस्त के घर अपनी बाइक रखा करता था, क्योंकि हमारे घर में उसे खड़ी करने की जगह ही नहीं थी। हमारा घर बहुत छोटा था। मैंने अपनी सास से कहा, माँ जी, इसका मतलब ये है कि आशु ने अपनी बाइक बेच दी है। मुझे ऐसा लगता है कि आशु ने घर के हालात देखकर अपनी बाइक बेच दी है और बहाना बना दिया है कि मरीज चेक करके आया था। मेरा देवर 5वीं फेल था। 5वीं फेल इंसान डॉक्टर तो कहीं से भी नहीं बन सकता। मेरी बातें सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, मेरा आंसू शुरू से ही ऐसा है, सबका ख्याल रखने वाला है। उसने हमारा पेट पालने के लिए अपनी फेवरेट बाइक ही बेच दी, जबकि उसने अपने भैया से यह बहुत जिद करके ली थी। मैं हंसकर कहने लगी, माँ जी, आज रात तो आशु नहीं कहेगा कि वो मरीज का चेकअप करने जा रहा है। सुबह जब वह आपको पैसे लाकर नहीं दे तो आप उससे पैसे मांगना और कहना, क्या हुआ, आज किसी मरीज का चेकअप करके नहीं आए? तुम्हारा सपनों का अस्पताल कहीं खो गया है क्या? मेरी बातें सुनकर मेरी सास ने मुझे डांट दिया था। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे की मजाक उड़ाने की कोशिश की। मेरी सास बड़े कड़क बिहेवियर की थी, कभी भी गुस्सा हो जाती थी। फिलहाल मुझे तसल्ली हो गई थी कि आज मेरा देवर मरीज वाला नाटक नहीं करेगा। इसलिए आज भी मैं अपनी सास की दवाई कमरे से लेकर नहीं आई थी। मगर जैसे ही रात के 9 बजे मेरा देवर कहने लगा, मुझे जाना होगा, मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूं। आज तो उसने डॉक्टर जैसा सफेद कोट भी पहना हुआ था। इतना कहकर वह अपने कमरे में चला गया और कमरे के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। और सुबह होते ही फिर आंसू ने पैसे मेरी सास के हवाले कर दिए थे। अब वो बाइक इतनी भी कीमती नहीं थी कि उसके इतने ज्यादा पैसे आ सकते थे। यकीनन मेरा देवर कुछ और कर रहा था। मैं 1 मिनट के लिए इस बात को एक्सेप्ट भी कर लेती कि मेरा देवर मरीज को चेक करता है, तो ये बात नामुमकिन थी और मुझे परेशान कर देती थी कि मेरे देवर के कमरे में मरीज आते कहाँ से थे, और उसके कमरे में तो कोई खुफिया दरवाजा भी नहीं था। वो तो बस छोटा सा ही कमरा था, जिसके कोने कोने को मैं अच्छी तरह से जानती थी, क्योंकि पूरे घर की सफाई करना मेरी ही जिम्मेदारी थी। कई रातों से अब मेरे देवर की यही रूटीन बन गई थी। वो रोज यही कहता कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जा रहा हूं, और सुबह होते ही वह मेरी सास के हाथ में बहुत सारे पैसे थमा दिया करता था। मैंने सोचा कि चोरी चुपके जासूसी करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। मैंने फैसला किया कि मैं आशु से ही पूछ लेती हूँ, आखिर तुम यह सब क्या करते हो? मेरा देवर जब सुबह सोकर उठा तो मैंने उसे कहा, आशु, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो बड़ा हैरान हो रहा था और कहने लगा, हाँ, कहिए, आपको क्या कहना है? मैं कहने लगी, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आते कहाँ से हैं?
मेरे देवर के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल गए थे। वो खूंखार निगाहों से मुझे देखने लगा और कहने लगा, आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं इतने दिनों से आप लोगों को यही बता रहा हूं कि मैं मरीज का चेकअप करने के लिए जाता हूं, फिर भी आप मुझसे यह सवाल क्यों कर रही हैं? मैं कहने लगी, अच्छा तो फिर मरीज कहाँ से आते हैं तुम्हारे पास? मेरा देवर चिल्लाकर कहने लगा, भाभी अब बस करो, मुझ पर शक करना, जो मैंने बता दिया बस उसी पर ही यकीन कर लो। मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि अगर मेरी सास ने देख लिया कि मैं अपने देवर से बातें पूछ रही हूं, तो वह मुझ पर चिल्लाएगी, क्योंकि यह उनका लाडला बेटा था और वह अपने लाडले बेटे को कुछ भी कहने नहीं देती थी। मैं जल्दी से उठकर उसके कमरे से बाहर निकल आई थी। आंसू अपनी माँ का कुछ ज्यादा ही लाडला बेटा था और इसलिए वह इस बात का फायदा उठाया करता था। वह किसी के साथ भी बदतमीजी किया करता था। मेरी सास उससे कुछ नहीं कहती थी, आज भी उसने मुझे डराकर चुप करवा दिया था। मगर वह मेरे दिमाग से सवाल तो नहीं मिटा सकता था। मैंने सोचा कि इस मामले में मेरी सास को अपने छोटे बेटे पर सख्ती करनी चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि आखिर वह इतने सारे पैसे लेकर कहाँ से आता है। इसीलिए मैंने अपनी सास को जाकर बताया कि आप अपने बेटे की तरफ से इतनी बेफिक्र कैसे हो सकती हैं। वह कम उम्र का जवान लड़का है, आप उससे सवाल पूछिए कि वह इतने सारे पैसे लाता कहाँ से है, और ये भी पूछिए कि वह क्या करता है। मेरी सास बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो कहने लगी, अगर मैं आंसू से बात करती हूं तो वह गुस्सा होकर मेरे पास से ही उठकर चला जाता है। अब मैं बहुत ज्यादा उलझ कर रह गई हूं। बस हमेशा यही टेंशन रहती है कि कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे हमारी बदनामी हो जाए। मगर फिर सोचती हूं कि आंसू तो सारा दिन अपने कमरे में सोया रहता है और शाम के 6 बजते ही घर के गेट को ताला लगा दिया जाता है। न कोई घर से जाता है और न ही आता है। ऐसे में मैं अपने बेटे पर कैसे शक कर सकती हूँ? मगर फिर वह यह पैसे कहाँ से लाता है? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बहुत परेशान हूँ। ये बात मैं साकेत से भी नहीं कर सकती। वह तो वैसे ही आंसू की वजह से मुझसे बहुत नाराज रहता है। ये बात सुनेगा तो और भी ज्यादा नाराज हो जाएगा। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी थी। सास की बेबसी देखकर मेरा दिल भी दुख रहा था। मैंने अपनी सास को दिलासा दिया और कहा कि आप टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक दिन यह भी पता चल जाएगा कि आंशु क्या करता है और कहाँ से पैसे लाता है। मेरी सास कहने लगी कि यह मेरा देवर मर क्यों नहीं जाता, इसकी वजह से ही हमारे घर में परेशानियां आई हैं। हमारे हाथ से मकान तो चला ही गया, साथ साथ हमें अपने ही घर में रहने का किराया भी देना पड़ता है। मेरा बड़ा बेटा भी घर की परेशानियां दूर करने के लिए हमसे दूर दूसरे शहर में बैठा हुआ है। वो तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे की शादी हो गई। अब मुझे अपने छोटे बेटे की शादी की फिक्र लगी रहती है। अगर हालात ऐसे ही रहे तो मैं आंशु की शादी नहीं कर सकूंगी। अपने बड़े बेटे की तो शादी देख चुकी हूं, छोटे बेटे की भी शादी अपनी आंखों से देखने के बाद मैं सुकून से मर तो सकूंगी ना। फिलहाल मैं अपनी सास को तसल्ली ही दे सकती थी, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने महसूस किया था कि मेरी सास भी अब अपने बेटे की हरकतों से डरने लगी थी। न जाने यह डर पैसे का था या फिर वह अपनी जवान औलाद को कुछ कहने से डरती थी। अब मैंने सोच लिया था कि मैं आंशु के राज से पर्दा ही उठाकर ही रहूंगी। अब बहुत हो गया था। मैं ये सब अकेले तो नहीं कर सकती थी। मुझे इस काम में अपनी सास की जरूरत थी, क्योंकि वही एक ऐसी थी जो हमारे घर में रहती थी और जो मेरा साथ दे सकती थी। मैंने अपनी सास से कहा कि आज मैं आंशु के बारे में सच्चाई जानने के लिए रात होने से पहले ही उसके कमरे में छुप जाऊंगी। जब आंशु मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि वह मिताली के घर गई हुई है। मैं आज हर हाल में आंशु का राज जानकर ही रहूंगी। मेरी सास को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए वह कहने लगी, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही शाम हुई, मेरी सास ने बहाने से मेरे देवर को किसी काम के लिए घर से बाहर भेज दिया था। उसके जाते ही मैं उसके कमरे में अलमारी के पीछे छुप गई थी। आंसू तो 9 बजे के बाद ही अपने कमरे में आया था। मैं आज बहुत ज्यादा घबराई हुई थी, न जाने मेरे देवर का कौन सा राज मेरे सामने आने वाला था। इसी तरह से वक्त गुजरता गया और ठीक 9 बजे आंसू डॉक्टर का कोट पहनकर कमरे में आ चुका था। उसने कमरे में आते ही अंदर से कमरे को बंद कर दिया था। फिर उसने अपना एक बैग उठाया और उसके अंदर से ग्लव्स निकालकर पहन लिए और मास्क भी निकालकर चेहरे पर लगा लिया था। वह बिल्कुल असली डॉक्टर की तरह ही लग रहा था।
अब मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, न जाने मरीज कहाँ से आएंगे। तभी मेरे देवर ने एक अजीब सी हरकत की थी। उसने अपने कमरे की खिड़की खोल दी थी। ये खिड़की हमेशा बंद ही रहती थी, क्योंकि ये खिड़की हमारे घर के बैक साइड में खुलती थी। इसलिए मेरे पति ने इस खिड़की को ताला लगाकर रखा हुआ था। लेकिन इसकी चाबी मेरे देवर के पास क्या कर रही थी? आशु ने बहुत सावधानी से वह खिड़की खोली और चेयर पर चढ़कर खिड़की से बाहर कूदकर निकल गया था। मैं हक्का बक्का खड़ी हुई उसे देख रही थी। मगर फिर मैंने भी आंसू का पीछा करने के बारे में सोचा। आशु खूब तेज तेज कदमों से चला जा रहा था। मैं भी उसका पीछा ही कर रही थी। फिर उसने एक रिक्शा की और वह उसमें बैठकर जा चुका था। मैंने भी जल्दी से एक रिक्शा रोक लिया था और अपने देवर का पीछा करने लग गई थी। इसी तरह से रास्ता भी पूरा हो गया था और आशु एक बड़े से बंगले के बाहर आकर खड़ा हो गया था। आशु ने रिक्शा वाले को पैसे दिए और वह जा चुका था। जल्दी से मैं भी अपने रिक्शा से उतर गई और रिक्शा वाले को पैसे देकर भेज दिया। आशु तो बंगले के अंदर जा चुका था। मैं भी उसका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गई थी, लेकिन मुझे चौकीदार ने आगे बढ़ने से रोक दिया था। वो कहने लगा, आप अंदर नहीं जा सकती। मैंने कहा, मैं आशु की भाभी हूं, वही मुझे अपने साथ लेकर यहां पर आया है। तब जाकर मुझे चौकीदार ने अंदर जाने की परमिशन दी थी और मैं उस बड़े से बंगले के अंदर चली गई थी। आशु एक कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था, जबकि मैं अब भी उसका पीछा कर रही थी और उससे काफी दूरी पर थी। वह एक नर्स से पूछ रहा था, कोमल की तबीयत अब कैसी है? नर्स ने इनकार करते हुए गर्दन हिला दी थी और कहने लगी, वह किसी भी टाइम इस दुनिया से जा सकती हैं। फिर मेरा देवर एक और कमरे में चला गया तो मैं भी उसका पीछा करती हुई चली गई। नर्स तो वहां से जा चुकी थी। मैं भी उस कमरे के बाहर खड़ी हुई थी जिसमें मेरा देवर गया था। लेकिन कमरे के बाहर से तो बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। मुझे उल्टी होने वाली थी, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल कर लिया था। तभी अचानक आशु की नज़र मुझ पर पड़ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया था और कहने लगा, भाभी, आप यहां पर क्या कर रही हो? चलो यहां से। मैं कहने लगी, आशु, तुम यहां पर क्या कर रहे हो? और ये किसका घर है? मुझे भी बताओ। 5वीं फेल लड़के डॉक्टर कैसे बन सकते हो? आशु की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगा, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं। आशु मेरा हाथ पकड़कर मुझे अंदर ले गया था। अंदर कमरे में एक औरत लेटी हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 50 साल से ऊपर लग रही थी। आशु ने बताया कि भाभी, इनका नाम कोमल है और यह मेरी पत्नी है। मैं एक दिन रास्ते से जा रहा था तो यह डॉक्टर के यहाँ से अपना इलाज करवाकर आ रही थी। इनके पूरी बॉडी पर एलर्जी है, जिसकी वजह से लोग इससे दूर भागते हैं। इनका ड्राइवर भी इनकी मदद नहीं कर पा रहा था। घर में बहुत सारे नौकर लगे हुए हैं, लेकिन सभी लोगों को अपनी जान का खतरा है कि कहीं उनकी एलर्जी हमें न लग जाए, और इसी वजह से कोमल के पति ने भी उसे तलाक दे दी थी। कोमल के पास तो पहले से ही अपने पिता की बहुत सारी जायदाद है। इनके पास कोई औलाद भी नहीं है। यह बिल्कुल तन्हा हो चुकी है। यह हॉस्पिटल के सीढ़ी से उतर रही थी, तभी अचानक गिर गई थी। लेकिन कोई भी इनकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था, क्योंकि इसके बॉडी पर बहुत ज्यादा एलर्जी फैली हुई थी। मुझे ये बात पता नहीं थी और मैं सीधा जाकर कोमल की मदद करने की कोशिश करने लगा। मेरी ये बात कोमल को बहुत पसंद आई थी। कोमल ने मुझे अपने घर का एड्रेस दे दिया था। मैं जब एक दिन उनके घर आया तो इन्होंने मुझे बताया कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है। ये बहुत खतरनाक एलर्जी है और मेरे जख्मों से बदबू भी आती है, जिसकी वजह से लोग मेरे करीब आने से डरते हैं कि कहीं यह बीमारी उनको ना लग जाए। वह बुरी तरह से रो रही थी और मुझे अपनी कहानी बता रही थी। मुझे उन पर बहुत तरस आ रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे सारे अपने मुझसे दूर हो गए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे साथ टाइम स्पेंड कर सके, मेरे साथ बातें कर सके। जो दिन मेरी जिंदगी के रह गए हैं वह हंसी खुशी कटवा सके। मेरे पास बहुत दौलत है, लेकिन इस टाइम यह दौलत भी काम नहीं आ रही है। तभी मैंने सोचा कि अगर मैं कोमल का ख्याल रखने लगूंगा तो मुझे अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। जब मैंने कोमल को यह बात बताई तो उसने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी कर सकते हो? अगर तुमने मुझसे शादी कर ली तो मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी ज्यादा तुम्हारा नाम कर दूंगी। तुम्हारा काम सिर्फ इतना होगा कि तुम रात के टाइम पर मेरे पास बैठकर मुझसे बातें किया करो। दिन तो मैं किसी तरह से गुजार ही लेती हूँ, लेकिन रात गुजारनी बहुत भारी हो जाती है। मैं कोमल की बात को मान गया था, इसलिए मैंने कोमल के बारे में किसी को नहीं बताया था। अगर मैं माँ को इस बारे बताता तो माँ कोमल की बीमारी के बारे में सुनकर
कभी भी मुझे उसके करीब नहीं जाने देती। लेकिन आज घर के हालात की वजह से भैया भी हमसे दूर रहकर पैसा कमा रहे हैं। मैंने सोचा कि अगर मैं यह काम कर लूंगा तो हमारे घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि हमें पैसे की बहुत सख्त ज़रूरत है। इसी तरह से मेरा काम भी हो जाएगा और कोमल का भी काम हो जाएगा। मैं मान गया था और मैंने कोमल से शादी कर ली। दिन के टाइम ये नर्स कोमल का ख्याल रखती है और रात के टाइम पर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कोमल ने शादी के बाद अपना क्रेडिट कार्ड मुझे दे दिया था। सुबह को घर जाते टाइम पर मैं एटीएम से पैसे निकलवा कर ले आता था, ताकि माँ को घर के खर्चे के लिए पैसे दे सकूं। मैं आंसू की बातें सुनकर दंग रह गई थी। इसका मतलब कि आंसू 18 साल का होते हुए एक 50 साल की बीमार औरत से शादी कर ली थी। मैंने आंसू से पूछा, क्या यह बीमारी तुम्हें तो नहीं लग गई है? वह हंसकर कहने लगा, भाभी अगर लग गई तो क्या होगा? मैं मर जाऊंगा, मगर आपकी भैया की और माँ की जिंदगी तो आसान हो जाएगी, और आप लोगों की जिंदगी को आसान करके ही तो मरूंगा। आंसू कहने लगा, अच्छा भाभी, अब मुझे कोमल के पास जाने दो। जब वह अपनी पत्नी के कमरे में चला गया तो उसे पता चला कि उसकी पत्नी तो मर चुकी है। सुबह होते ही मेरे देवर ने उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करवा दिया था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक कोमल ने अपनी सारी जायदाद मेरे देवर के नाम कर दी थी। मैंने अपनी सास को भी सारी बात बता दी थी। मेरी सास यह सुनकर फूट फूट कर रो रही थी। उन्हें आंसू की बहुत फिक्र हो रही थी। खैर, कुछ दिन गुजरे तो आंसू मुझसे कहने लगा, भाभी आपको एक बात बताऊं? मैं बोली, हाँ कहो। तो वो कहने लगा, भाभी आपकी जो वह दोस्त है मिताली। मैंने कहा, हाँ उसकी मेरी तुम्हारी वजह से लड़ाई हो गई है। न जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रही थी, और इतनी सारी बातें मुझे सुनाकर खुद ही मुझसे नाराज होकर बैठ गई हैं। आंसू कहने लगा, भाभी पहले मेरी बात तो सुन लो, मैं आपको उसके बारे में ही तो बताने वाला हूं। मैं बोली, हाँ कहो क्या कहना चाहते हो? तो वो कहने लगा, जब मैं हर रात खिड़की से जाता था तो आपकी दोस्त मुझे देख लिया करती थी। फिर वो काफी देर तक अपनी खिड़की में खड़ी हुई मेरा इंतजार करती रहती थी। मैं समझ ही गया था कि आपकी दोस्त आपको एक न एक दिन मेरी सारी बात बता देगी। मैं इस बारे में आपको बताने ही वाला था, लेकिन आपने खुद ही सच्चाई का पता लगा लिया। मैं बोली, हाँ, मैंने उससे कहा था कि तुम डॉक्टर हो और मरीज का चेकअप करते हो, लेकिन जब रात को वह तुम्हें चोरों की तरह ऐसे भागते हुए देखती होगी तो उसने सोचा होगा कि मैं उससे झूठ बोला है, और उसको लगा होगा कि तुम डॉक्टर नहीं कोई चोर हो। तभी तो वह उस दिन मुझसे इतने गुस्से में बात कर रही थी। हमारे घर के हालात तो बहुत ज्यादा बेहतर हो गए थे। मेरे पति भी दूसरे शहर से घर वापस लौट आए थे, और हम लोगों ने वह घर छोड़ दिया था जो मेरी सास के देवर का था, और हम कोमल के बंगले में ही रहने के लिए आ गए थे, क्योंकि कोमल मेरे देवर के नाम अपनी सारी जायदाद कर चुकी थी। और इसी तरह से मेरा 18 साल का देवर आज लखपति बन गया था। उसके नाम लाखों की जायदाद हो गई थी। मेरे पति और देवर ने एक साथ बिजनेस सेट कर लिया है। हमारे वहां से जाने के बाद मीताली भी बंगले पर मुझसे मिलने के लिए आई थी, और उसने मुझसे उस दिन के लिए माफी भी मांगी थी। उसने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो कंचन, मुझे लगा तुमने अपने देवर की साइड ली और तुमने मुझे अपने देवर के बारे में डॉक्टर बताकर झूठ बोला, जबकि मैं तो उसे चोर समझ बैठी थी कि वह रात के अंधेरे में खिड़की से कूदकर कहाँ जाता था। फिलहाल मेरी और मिताली की दोस्ती पहले की तरह नॉर्मल हो गई थी, और हमारे घर के हालात भी बहुत अच्छे हो गए थे। मेरे पति वापस हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास लौट कर आ गए थे, और अब हम अपने घर में बहुत ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।